और बिना कुछ पूछे सीधा आपको घसीटकर सेल्स के अंदर पटक दिया जाएगा। अब यहाँ काले पानी जेल में ये तेल निकालने का काम बैल नहीं बल्कि इंसान ही करते थे। कई बार तो ऐसा भी होता था कि कैदी लूज मोशंस के चक्कर में बेहाल था, लेकिन उसे उसी हालत में कोलू चलाते रहना पड़ता था। वहाँ इंसान को इंसान नहीं, जानवर भी नहीं, उससे भी नीच समझा जाता था। ऐसे केस में पहले तो उससे ही अपनी गंदगी साफ करवाई जाती थी, फिर उस कैदी को उठा के एक टॉर्चर डिवाइस में डाल दिया जाता था। 3-4 दिनों तक वहाँ बंद रखते थे और ये सब होता था सबके सामने। उन्होंने भी वही सब झेला जो बाकी पॉलिटिकल प्रिजनर्स झेल रहे थे, भूख, मार, दर्द और आइसोलेशन। लेकिन एक दिन उनकी हिम्मत टूट गई और उन्होंने अपने सेल में ही आत्महत्या कर ली। लग रहा था कि अब ये नरक का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है, लेकिन फिर आया साल 1942। दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक काला पानी जेल के अंदर दिन भर में कैदियों पर जो अत्याचार होते थे वो देख के आप सोच में पड़ जाओगे। अपने देश के फ्रीडम फाइटर्स को देश से अलग करने के लिए ही अंग्रेजों ने ये जेल जानबूझ के इंडिया से 1255 किलोमीटर दूर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में बनवाई थी। आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो में हम काला पानी जेल के स्ट्रक्चर को समझेंगे, कैदियों की डेली लाइफ पर नजर डालेंगे और अच्छे से समझेंगे कि वीर सावरकर के साथ बाकी फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर भी पूरे दिन भर में इस जेल में क्या क्या अत्याचार अंग्रेजों के द्वारा किए जाते थे। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। देखो, ये है इंडिया, ये है बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे सिचुएटेड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये पूरा आइलैंड ग्रुप 2 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है, अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स। और अंडमान आइलैंड्स भी छोटे छोटे पार्ट से बना है, जैसे नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। इन्हीं में से साउथ अंडमान वाले हिस्से में लोकेटेड है पोर्ट ब्लेयर, जो पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल है। और इसी पोर्ट ब्लेयर के अंदर बसी है ये काला पानी जेल। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस जेल का नाम काला पानी पड़ा ही क्यों? देखो, हिंदू धर्म में एक पुराना बिलीफ था, अगर कोई समुद्र पार कर ले तो वो अशुद्ध माना जाता था और ऐसे बंदे को समाज से बाहर कर दिया जाता था। प्योरिटी का एक एंशिएंट बिलीफ ये भी था कि गंगा नदी के पास रहने वाले लोग ज्यादा पवित्र होते हैं और जैसे जैसे आप गंगा से दूर होते जाते हो वैसे वैसे आप अशुद्ध होते जाते हो। 500 BCE के आसपास लिखी गई ये किताब बौधायना धर्म सूत्र में भी अलग अलग रीजंस मेंशन है जिनसे कोई भी बंदा इम्प्योर हो सकता है। उनमें से एक है सी ट्रेवल। इनफैक्ट लोग इस बात से इतना डरे हुए थे कि समुद्र पार करने के लिए कुछ लोग तो अपना धर्म तक बदल देते थे, हिंदू से मुस्लिम बन जाते थे। और ये सिर्फ पुराने जमाने की बात नहीं है, आज भी आंध्र प्रदेश के तिरुपति टेम्पल में ये रूल फॉलो होता है। अगर कोई पंडित समुद्र के रास्ते ट्रेवल कर ले तो उसे मंदिर के गर्भगृह यानी कि भगवान की मूर्ति जहाँ रखी होती है उधर घुसने तक की परमिशन नहीं मिलती। इवन आप इस बात पे बिलीव नहीं करोगे कि जब गांधी जी अपनी पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाने वाले थे तो उनके अपने गांव वालों ने भी उनको समाज से बाहर कर दिया था। रीजन तो आप समझ ही चुके हो, सी ट्रेवल। अब इंडिया में समुद्र के रास्ते ट्रेवल करना तो पहले से ही एक बड़ा टैबू था। ब्रिटिशर्स ने इस बात का पूरा फायदा उठाया। 1857 की क्रांति के बाद जब पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैल गई तो उन्हें समझ आया सिर्फ गोली मार देना काफी नहीं है, उन्हें उन लोगों को तोड़ना होगा जो आजादी के लिए लड़ रहे हैं। उनका हौसला, उनकी सोच, सब कुछ। तब अंग्रेजों ने इस सी ट्रेवल को अपना बेस्ट मूव बनाया। ब्रिटिशर्स ने सोचा जब सिर्फ समुद्र पार करने से ही किसी का धर्म, समाज और पहचान छिन जाती है तो क्यों ना एक ऐसी जगह बनाएं जहां सिर्फ पनिशमेंट ही नहीं बल्कि इंसान की पूरी सोशल लाइफ ही खत्म हो जाए, यानी उसकी सोशल डेथ हो जाए। और इसी सोच के साथ उन्होंने इस बे ऑफ बंगाल के बीचों बीच इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर ये काला पानी जेल बनवा दी। साल 1986 में इस जेल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। अब जेल बनाने के लिए अंग्रेज खुद तो काम करने से रहे, इसलिए उन्होंने इंडिया की अलग अलग जेलों से कैदियों को अंडमान भेजना शुरू किया और उन्हीं से ही ये जेल बनवाई। जेल बनने में तो टाइम लगता, तो पहले जेलर और ऑफिसर्स के रहने के लिए क्वार्टर्स बनाए गए। पूरी जेल बनने में 10 साल लगे और लगभग 5,17,000 रुपए का खर्चा आया। जो बिल्डिंग का सामान था वो बर्मा यानी कि म्यांमार से मंगवाया गया था। इस जेल को बनाने में 20,000 क्यूबिक फीट लोकल पत्थर और 30 लाख ईंटें यूज हुई और ये ईंटें भी कैदियों से ही बनवाई गई थी। इस जेल की सबसे यूनिक और डेंजरस चीज थी इसकी डिजाइन। इस डिजाइन का आइडिया आया एक मिथोलॉजिकल ग्रीक कैरेक्टर आर्गस पेनोप्टस से। ये एक ऐसा जाइंट था जिसके पूरे शरीर पर आंखें ही आंखें थीं। ये हर डायरेक्शन में देख सकता था। इसी कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड होकर 18th सेंचुरी में जेरेमी बेंथम नाम के एक आदमी ने एक जेल का डिजाइन सोचा जिसका नाम था पेनोप्टिकॉन। अब पेनोप्टिकॉन का सिंपल लॉजिक ये था कि सेंटर में एक वॉच टावर होगा और उसके चारों तरफ गोल गोल सर्किल में कैदियों के सेल्स। जो गार्ड इस बीच वाले टावर में होगा वो हर कैदी को देख सकता है, लेकिन कैदी गार्ड को नहीं देख सकता। इसका रिजल्ट कैदी को हमेशा लगेगा कि उसको कोई देख रहा है, चाहे देख भी रहा हो या नहीं। ये डर ही उसका कंट्रोल बन जाता है। जेल का डिजाइन कुछ ऐसा था जैसे एक बाइसिकल का व्हील या एक स्टार, बीच में गार्ड और उसके चारों तरफ सेल्स। शॉर्ट में अगर इस डिजाइन का प्रिंसिपल बताऊं तो अल्टीमेट टारगेट ये था कि मिनिमम गार्ड्स हों और मैक्सिमम प्रिजनर्स हों। चलो अब इस ड्रोन शॉट की मदद से इस पूरे काला पानी जेल के मैप को समझो। सबसे पहले ये जो बिल्डिंग आपको सेंटर में दिख रही है ये है वॉच टावर। यहाँ गार्ड्स रहते हैं और सारे कैदियों पर नजर रखते हैं। इस टावर के चारों तरफ गोल सर्किल में 7 अलग अलग विंग्स बने हुए हैं। इन्हीं विंग्स में सेल्स होते हैं जहाँ कैदियों को रखा जाता
जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक विंग के आगे का हिस्सा दूसरे विंग के पीछे वाले साइड के सामने है। मतलब कैदियों का एक दूसरे को देख पाना या एक दूसरे से बात कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। अब जरा थोड़ा पीछे आओ। ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये है हॉस्पिटल जहाँ बीमार कैदियों का इलाज होता था। हॉस्पिटल के पास ही है ऑफिस ब्लॉक जहाँ ब्रिटिशर जेलर बैठता था। और अब इधर और राइट साइड में देखो ये है फांसी घर जहाँ एक साथ 3 लोगों को फांसी दी जा सकती थी। इसी के पास है किचन, हिंदू और मुस्लिम प्रिजनर्स के लिए अलग अलग। और अगर आप नोटिस करो तो जेल की जो मेन बाउंड्री है वो अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा ऊंची नहीं बनवाई थी। क्यों नहीं बनवाई थी इसका रीजन मैं आपको थोड़ी देर में आगे बताऊंगा। अब मैं आपको जेल के अंदर लेके चलता हूँ। ध्यान से देखो तो सेल्स के सामने एक 4 फुट चौड़ा वरांडा है जिसमें एक के बाद एक सेल्स बनाए गए हैं। हर सेल का साइज है 13.5 फुट बाय 7 फुट। इसमें वेंटिलेशन के लिए एक खिड़की है जो कि 3 मीटर यानी लगभग 10 फुट की हाइट पे है। इतने छोटे छोटे सेल्स में अकेला रखने का ही पर्पस है कैदी को मेंटली तोड़ना। काला पानी जेल को सेल्यूलर जेल भी बोला जाता है। सेल्यूलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका पूरा स्ट्रक्चर इंडिविजुअल सेल्स पर बेस्ड था। हर कैदी के लिए एक अलग सॉलिटरी कंफाइनमेंट सेल। इस जेल में कोई डॉर्मेटरी या कॉमन बैरक नहीं था जहां प्रिजनर्स एक दूसरे से बात कर सकें, बल्कि ये जेल आइसोलेशन बेस्ड पनिशमेंट के लिए ही डिजाइन की गई थी। इवन अंग्रेजों ने तो इस जेल का नाम सेल्यूलर जेल ही रखा था, लेकिन इंडियंस ने इसको काला पानी नाम दिया। इसके अलावा हर एक सेल पर लगा है ये आयरन ग्रिल गेट। इस गेट में एक स्पेशल लॉक सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ ताले की जरूरत ही नहीं है। कैदी कुछ भी कर ले पर उसको खोल के भाग नहीं सकता। मोरोवर इस तरह के टोटल 698 सेल्स थे यहाँ पे। इस जेल की खतरनाक डिजाइन का एक बहुत ही फेमस किस्सा ये भी बताया जाता है कि सरप्राइजिंगली वीर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर दोनों इसी काला पानी जेल में सेम टाइम पे कैद थे, लेकिन इस जेल की डिजाइन की वजह से वो लोग आपस में 9 महीने तक मिल ही नहीं पाए। एनीवेज इस टॉपिक के रिसर्च के दौरान जब मैंने पर्सनली काला पानी जेल के कैदियों का डेली रूटीन पढ़ा तो वहां होने वाले टॉर्चर को पढ़ के एक पल के लिए लगा कि अगर कोई आम इंसान वहां होता तो एक दिन भी नहीं जी पाता। हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो इतने सालों तक उस नर्क में रहे उन्हें सैल्यूट है, लेकिन अब सवाल उठता है कि वो नर्क आखिर दिखता कैसा था। उस जेल में एक आम दिन का मतलब क्या होता था, चलो आपको बताता हूँ। इस वीडियो में किए गए 3D एनिमेशन की मदद से मेरी ये कोशिश है कि आपको इस दिन का ऐसा फील हो जैसे आप खुद काला पानी जेल में हो। जैसे मान लो आपको काला पानी की सजा हो गई तो सबसे पहले तो आपको हथकड़ी लगा के एक शिप में भरा जाएगा, फिर चेन्नई या कोलकाता जैसे पोर्ट से आपको अंडमान आइलैंड्स में ट्रांसफर किया जाएगा। आपको पहुंचने में 3-4 दिन का टाइम लगेगा। अंडमान आइलैंड्स पहुंचते ही अपने आप को ढकने के लिए आपको सिर्फ एक पतला सा कपड़ा और एक लंगोट दी जाएगी और उसके बाद आपके गले में लटका दिया जाएगा एक आईडी टैग, जिस आईडी टैग पर आपका नाम लिखा होगा। यहाँ आपको एक चीज और बता दूं, जितने भी कैदी इस काला पानी में आते थे उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता था। डी यानी डेंजरस, PI यानी कि परमानेंटली इनकार्सरेटेड। एक एक करके दोनों कैटेगरीज को समझते हैं, लेकिन शुरुआत डेंजरस कैटेगरी से करते हैं। डेंजरस प्रिजनर का मतलब है एक ऐसा कैदी जिसे अंग्रेज सबसे खतरनाक या रिबेलियस समझते हैं और जिस पे हमेशा नजर रखना जरूरी होता है। इस कैटेगरी में ब्रिटिशर्स ने वीर सावरकर को रखा था। देखो, साल 1909 के दौरान वीर सावरकर लंदन के इंडिया हाउस के मेन लीडर थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सावरकर पर वेजिंग वॉर अगेंस्ट द क्राउन सेडिशन यानी कि देशद्रोह और रिवॉल्यूशनरी कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगा के उन्हें मार्च 1910 में अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद उन्हें एक शिप में बंद करके इंडिया ले जाया जा रहा था, लेकिन जब वो शिप फ्रांस के मर्सिली पोर्ट पर कुछ देर के लिए रुका तब सावरकर ने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया। वहां से सावरकर एक छोटी सी खिड़की से निकले, समंदर में कूद गए और तैरते तैरते फ्रांस के एक एरिया में पहुंच गए। ब्रिटिशर्स ने वीर सावरकर को बाद में अरेस्ट करके इंडिया भेज दिया। इसी वजह से ब्रिटिशर्स को वीर सावरकर से एक अलग ही लेवल का डर था और इसी रीजन से उन्हें डेंजरस प्रिजनर की कैटेगरी में रखा गया था और उनका सेल भी बाकी सबसे अलग था। देखो, ये गेट के बाद एक और लोहे का गेट यानी कि डबल सिक्योरिटी। ब्रिटिशर्स बस एक इस चीज से डरते थे कि सावरकर कहीं फिर से उनके हाथ से ना निकल जाए। इसके अलावा परमानेंटली इनकार्सरेटेड का मतलब होता है ऐसा कैदी जिसे जिंदगी भर के लिए जेल में ही डाल दिया गया हो बिना किसी रिलीज के चांस के। इस कैटेगरी में एक नाम आता है बरिंद्र कुमार घोष का। बरिंद्र कुमार घोष साल 1908 के अलीपुर बॉम्ब केस के मास्टरमाइंड थे। उन्होंने ब्रिटिश जज को मारने की कोशिश की थी। ब्रिटिशर्स ने उन्हें बहुत डेंजरस माना और उन्हें जिंदगी भर के लिए काला पानी जेल भेज दिया था। यहाँ एक बात और बता दूं, कोई भी कैदी डेंजरस और परमानेंटली इनकार्सरेटेड वाली दोनों ही कैटेगरीज में भी आ सकता है। यानी कोई कैदी डेंजरस होने के साथ साथ जिंदगी भर के लिए भी जेल में हो सकता है और ये भी हो सकता था कि किसी कैदी को कुछ टाइम जैसे 10-20 साल की ही सजा हुई हो। एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि ब्रिटिशर्स ने सिर्फ जेल नहीं बनाई थी, एक पूरा सिस्टम सेट किया था कंट्रोल बनाए रखने के लिए। मेन जेलर तो हमेशा एक ब्रिटिशर ही होता था, लेकिन गार्ड बनने का काम भी प्रिजनर्स से ही करवाया जाता था। पर कौन से प्रिजनर्स? ऐसे प्रिजनर्स जो सबसे ज्यादा चापलूस और चाटुकार टाइप के होते थे, जो अपने लोगों को मारने में भी पीछे नहीं हटते थे। इन्हें जमादार बोला जाता था। जमादार का काम होता था बाकी कैदियों को कंट्रोल करना, उन्हें काम में लगाना और उनकी रिपोर्ट देना। ये लोग रेगुलर प्रिजनर्स ही होते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स इन्हें थोड़ा और पावर और बेटर ट्रीटमेंट देते थे ताकि वो बाकी कैदियों में डिसिप्लिन मेंटेन कर सकें।
ज्यादातर केसेस में ये गार्ड की पोजीशन उन लोगों को दी जाती थी जो बलोच और पठान मुस्लिम हुआ करते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स जानते थे अगर हिंदू प्रिजनर के ऊपर हिंदू गार्ड ही होगा तो पूरे चांसेस हैं कि वो सॉफ्ट बिहेव कर सकता है। एक बार इस फ्लो चार्ट में देखो, सबसे ऊपर है ब्रिटिश जेलर, उसके नीचे ये बलोच और पठान मुस्लिम गार्ड्स जिन्हें जमादार बोला जाता था, और उसके नीचे बाकी सारे आम कैदी। सावरकर अपनी बुक मेरा आजीवन कारावास में बताते हैं कि उनके टाइम जेलर था डेविड बेरी। डेविड बेरी ने तो ये तक कह दिया था कि दुनिया में तो एक ही भगवान होता है जो ऊपर आसमान में रहता है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर में दो भगवान हैं, एक तो वो ऊपर वाला और एक मैं। खैर, अब आप जेल के अंदर आ चुके हो, सबसे पहला काम है नहाना। नहाने के टाइम आपको ऐसी एक लंगोट ही पहननी होगी। ऑब्वियसली कोई बाथरूम नहीं मिलेगा, कोई प्राइवेसी नहीं मिलेगी, बस खुलेआम सबके सामने नहाना है। जो पानी यूज करना होगा वो भी समुद्र का ही खारा पानी होगा। नहाते हुए भी आपको जमादार से ऑर्डर मिलेगा कितना पानी लेना है, कब खुद को रगड़ना है और कब खुद पे पानी डालना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 3 कटोरे पानी से ज्यादा पानी भी नहीं मिलेगा किसी को, और अगर आपने ज्यादा पानी ले लिया तो उसकी कीमत खतरनाक मार से चुकानी होगी। अब जेल में एंट्री के बाद आपको इनमें से एक तरह की हथकड़ी पहनाई जाएगी, चेन फेटर्स, बार फेटर्स या क्रॉस बार फेटर्स, और बिना कुछ पूछे सीधा आपको घसीटकर सेल्स के अंदर पटक दिया जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली खेल तो कल शुरू होगा जब आपको मिलेगा काम। सुबह 6 बजे आपको बाहर लेके आया जाएगा और अलग अलग तरह के कामों में लगा दिया जाएगा। काला पानी जेल में रोज गाड़ी भर के हजारों नारियल आते थे और कैदियों को 4 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता था। पहले ग्रुप का काम है नारियल छीलना। अब आपको लगेगा अरे नारियल छीलने में तो क्या ही है, ये तो मैं 1 सेकंड में कर दूं, पर आपको बता दूं ये नारियल आपको हाथ से छीलने होंगे। वीर सावरकर ने अपनी बुक मेरा आजीवन कारावास में बताया है कि कैसे नारियल छीलते वक्त उनके हाथों से खून बहता रहता था। दूसरे ग्रुप का काम होता था नारियल फोड़ना। ये नारियल आपको एक झटके में ही फोड़ना होगा और नेक्स्ट ग्रुप को देना होगा। तीसरे ग्रुप का काम है जो नारियल फूटा है उसका पानी कलेक्ट करना और उसको बाल्टी में भर के ले जाना। फाइनली चौथे ग्रुप का काम है टूटे हुए नारियल को खुरपे से काटकर अलग करना, यानी कि कोकोनट को शेल से अलग करना। यहाँ गार्ड्स को जब मर्जी आती थी किसी भी छोटी सी बात पर कैदियों को पीट देते थे। कभी बोलते थे कि तुमने नारियल चुराया है, तो कभी बिना किसी वजह के भी डंडे बरसा देते थे। वीर सावरकर ने अपनी किताब में एक इंसिडेंट बताया है कैसे सिर्फ कहा सुनी होने पर पठान जेलर हिंदू कैदियों पर रिलीजन के नाम पर गुस्सा निकालते थे। साला काफिर है ऐसे बोलकर मारते थे। इसके अलावा नारियल छीलने के बाद बचे हुए छिलके का भी यूज किया जाता था। उन छिलकों को पहले